ये डेड बॉडी उस वक्त मिलती है जब घर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलने शुरू हो जाती है। फ्रिज में 56 टुकड़ों के बीच मिलती है। उस फ्रिज में 56 टुकड़े करके उस महालक्ष्मी की डेड बॉडी को फ्रिज में ठूसा गया था। आखिर उसने कैसे ऐसा किया और क्यों किया, इसके पीछे की जानकारी शायद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है आशीष। मैं आप सभी को आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बेंगलुरु की। बेंगलुरु की एक कहानी शुरू होती है एक मॉल से। एक मॉल में जहाँ पर महालक्ष्मी काम करती थी, उसी मॉल में एक और व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था मुक्ति रंजन। मुक्ति रंजन उसी मॉल में काम करता था जिस मॉल में महालक्ष्मी काम किया करती थी। अब स्टॉप होने के कारण उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी। बातचीत होते होते ये बातचीत प्रेम में बदल गया। लेकिन किसको पता था कि ये प्रेम एक दूसरे के प्रति भारी पड़ जाएगा। धीरे धीरे जब ये चीज़ें प्रेम में बदल जाती हैं, प्रेम तो आगे चल रहा था लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें खटास आने शुरू हो जाते हैं। खटास इस प्रकार आता है कि एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते हैं। दरअसल जो महालक्ष्मी थी वो किसी और लड़के से, उसका दावा था, जो मुक्ति रंजन था उसका दावा था कि किसी और लड़के के साथ ये मिलती है, उससे बातें करती हैं। इसी बीच उन दोनों के बीच जो है काफ़ी तनाव बढ़ गए थे और एक दूसरे के प्रति दोनों काफ़ी ज़्यादा क्रोशित होने लग चुके थे। एक दिन ऐसा होता है कि महालक्ष्मी उसे अपने घर पर बुलाती है मिलने के लिए। इसी बीच उन दोनों की कहासुनी होती है और इसी दौरान मुक्ति रंजन उसकी हत्या कर देता है, यानी महालक्ष्मी की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब वो उससे टुकड़ों, जो वहाँ पर हत्या हुई थी उनको कई टुकड़े करते हैं, यानी कि 59 टुकड़ों में बांटा जाता है। 59 टुकड़े करने के बाद बाकायदा उसे फ्रिज में ठूसा जाता है। फ्रिज में ठूसने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद अब उसे पता था कि हमने क्राइम किया है। क्राइम के दौरान कहीं ना कहीं पुलिस हमें ढूंढ लेगी जरूर से। फिर वो बाकायदा आप वहीं बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई को फ़ोन करता है और कहता है जल्द से जल्द घर खाली कर दो। जब ये घर खाली सुनने की बात आती है तो भाई पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। फिर वो कहता है हमारे हाथों एक मर्डर हुई है, यानी कि हमारे हाथों हमारी गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी की मर्डर हो चुकी है और अब मैं गांव जा रहा हूँ। तो दरअसल उड़ीसा का रहने वाला था। अब वो वहाँ से उड़ीसा भाग जाता है बेंगलुरु को छोड़कर। बेंगलुरु को जब छोड़ता है, उड़ीसा जाता है, तो वहाँ पर अपने एक और भाई को बताता है ऐसी कहानियाँ कि अगर कोई भी हमारे बारे में पूछे या हमें अगर आपका भाई बताते हुए पूछे तो उसे कुछ भी मत बताना, क्योंकि उसे भी सारी सच्चाई बताता है और कहता है हमारे हाथों एक मर्डर हुआ है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, वो घर पर जाता है, अपनी माँ से मिलता है, माँ के साथ शाम को खाना खाता है, करीब 6 घंटे के वक्त अपने घर पर बिताता है। घर पर बिताने के बाद सुबह बाइक लेकर निकल जाता है। लेकिन अब कहाँ गया था ये शायद सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। घर से बाकायदा जब माँ से पूछा गया तो उसने बताया कि बेटा ने लैपटॉप लिया, चार्जर लिया और एक डायरी ली, जिसके साथ वो घर से बाहर निकल गया। जब मुक्ति रंजन वहाँ से जाता है तो पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है, उन्हें गंद के दौरान आस पड़ोस लोगों को द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर एक घर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। पुलिस आती है, जब वहाँ पर तलाश करती है, खोजती है, तो एक फ्रिज में 59 टुकड़ों में लाश मिलती है। अब पकड़ा ऐसे जाता है कि वो जिस वक्त वहाँ से भागा था उस वक्त एक फ़ोन कॉल आया था और उस फ़ोन कॉल को देखते हुए पुलिस ने उसे ट्रेस किया और कहा कि लास्ट कॉल जो था उसमें वो मुक्ति रंजन का ही था। मुक्ति रंजन जब मुक्ति रंजन का लोकेशन जब ट्रेस किया जाता है बार बार और ट्रेस करता है, ट्रेस करने के दौरान जब उसे पता चलता है कि ये कॉल मुक्ति रंजन का है, फिर वहाँ पर उस मॉल में जाया जाता है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर मुक्ति रंजन कौन है और क्या करता है। मुक्ति रंजन के बारे में जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है वो इसी मॉल में काम करता था। लेकिन कई दिनों से मुक्ति रंजन भी इस मॉल में नहीं आया है। जिस दिन से महालक्ष्मी नहीं आई है उसी दिन से मुक्ति रंजन भी इस मॉल में काम करने के लिए नहीं आया है। फिर क्या थी, पुलिस तलाश करने की कोशिश में जुट जाती है और तलाश करने के दौरान उसके एक भाई की लोकेशन ट्रेस होती है और वो पकड़ा जाता है। फिर उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे उसने बताया था और मुझे घर छोड़ने के लिए भी कहा गया था।
लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके भाई भी दोषी हैं, क्योंकि उन्हें जानते हुए भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया बिल्कुल भी कि मेरा भाई पकड़ा जाएगा। अब उसकी लोकेशन तो पता चल गई थी, लेकिन एक गलती की वजह से वो फिर से पकड़ा जाता है। वहाँ पर सिम जाता है, जो उड़ीसा में जब गया तो उसने सिम चेंज किया, लेकिन एक गलती की वजह से वो वापस पकड़ा जाता है। दरअसल उसने जिस सिम को लिया था वो उसी फ़ोन में लगाया था जो उसका पुराना फ़ोन था। अब फ़ोन की जो आईपी एड्रेस थी वो सेम थी, और इसी दौरान पुलिस को पता चल जाती है, और पुलिस जो उसकी लोकेशन बार बार ट्रेस करने की कोशिश करती है, और इसी वजह से वो पकड़ा जाता है। घर से बाहर गया एक शमशान घाट पर, वहाँ पर अपने आप को फांसी से फंदे में लटका लिया, यानी कि उसने भी सुसाइड कर लिया। अब कहीं ना कहीं इस केस की स्थिति जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दो ही उसमें विक्टिम थे, जो कि एक गवाह दे सकता था और एक बता सकता था, तीसरा कोई इस केस में था नहीं, और अगर था भी तो आखिर कहाँ गया, ये शायद कभी भी इस केस का खुलासा हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये एक डायरी के माध्यम से पता चला, और उस डायरी में मुक्ति रंजन ने मरने से पहले कुछ लिखा था। उसने लिखा था, हम दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव हो रही है, इसके बीच कहीं ना कहीं हम दोनों के जान को खतरा है, और जिस घर में महालक्ष्मी की हत्या हुई उसी घर में उसमें लिखा था कि जो है महालक्ष्मी जो थी उसने मुझे मारने के इरादे से बुलाया था, यानी कि जो चाकू था वो महालक्ष्मी की ही था। महालक्ष्मी ने ही उस चाकू से मुक्ति रंजन की हत्या करने के लिए मंगवाई थी, लेकिन शायद उसके ऊपर ये भारी पड़ गया। आगे लिखा था, मैं महालक्ष्मी के ऊपर काफ़ी सारे पैसे खर्च कर चुका हूं, और अब वो मुझसे शादी करने के लिए दबाव तो बना रही है, लेकिन इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकता। बस इतना ही लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि मैं कातिल हूं, यानी मैं जो महालक्ष्मी का कातिल तो हूं। इसी के साथ ये केस ख़त्म हो जाती है, और शायद इस केस को कभी भी ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि आखिर इस केस में और कौन था, क्यों था, कैसे हुआ, ये शायद खुलासा हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, शायद हमें कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी अब शायद इस केस के बारे में और कोई खुलासा कभी हो ही नहीं पाएगा, सच्चाई तो यही है। बाकी इस घटना सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बाकी लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर से बताना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।